हेलो हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं एक सीरीज चला रहा हूँ क्राइम पे। अभी बाल अपराधियों की बात की, युवाओं की बात की। आज आपके साथ मैं चर्चा कराऊंगा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। स्त्रियों के संदर्भ में भारतीय समाज में दो दृष्टिकोण है, दो एटीट्यूड है महिलाओं के संदर्भ में। एक दृष्टिकोण में समाज स्त्रियों को पुरुषों के समान मानता है, समकक्ष मानता है, उन्हीं के जैसे सम्मान और प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में है। तो दूसरा दृष्टिकोण पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है और उन्हें अनेक अधिकारों से, सम्मान से वंचित रखने की बात करता है। प्रथम दृष्टिकोण वाले नारी को शक्ति, ज्ञान, संपत्ति का प्रतीक मानते हैं, इसलिए दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इनका तो कहना है स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, इसलिए कहावत भी है, यत नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन अगर इस संदर्भ में हम देखें, समाज में नारी को अगर यही स्थान प्राप्त है, महिला को यही स्थान प्राप्त है, तो नारी के साथ किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार, असमान भेदभाव या हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कोई भी समाचार पत्र, मीडिया चैनल आप देखेंगे, आपको महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की व्यापक खबरें मिलेंगी। अब दूसरा दृष्टिकोण जो है नारी के प्रति, वो पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी है। इनका कहना है महिलाएं इसकी पात्र नहीं है। ये कहता है इनका शोषण और दमन करना और इनके प्रति हिंसा बरता है, तो वो कहता सही है, कोई गलत नहीं है। बोले इसमें नारी ही खुद भागीदार है, वो क्यों अपने आप को शो ऑफ करती है। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, उसका शोषण होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इनकी तरफ से उसको ही दोषी ठहराया जाता है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि महिला ही इसमें जिम्मेदार है। मैत्री शरण गुप्त ने भी कहा था, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। लेकिन ये सब किस्से कहानियां हैं, इस पर अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जा रही है, जब सभ्यता का प्रारंभिक दौर था तब भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, और आज सभ्य समाज में भी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। ये कोई आज की घटना नहीं है कि आधुनिक समाज की महिलाओं के प्रति हिंसा या अपराध आज हो रहा है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन भारत में भी हमें बहुत से उदाहरण मिले हैं। महाभारत काल तो हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पे लगा दिया था। धर्मराज कराते हैं युधिष्ठिर, उन्होंने अपनी पत्नी को जुए पे लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में चीरहरण किया था। रामायण काल में भी रावण ने अकेली महिला सीता का अपहरण किया था। ये अलग अलग प्राचीन काल से देखें और आज भी महिलाओं की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हाँ, समाजशास्त्र में महिलाओं के बारे में अध्ययन एक रुचि का विषय बन गया है। रेडिकल सोशलॉजिस्ट जो थे वो समाज के दलित, उपेक्षित वर्ग के अध्ययन में रुचि रखते थे, अब वो महिला अध्ययन में भी रुचि रख रहे हैं और उनमें अध्ययन किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है समाजशास्त्र में। महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट के रिश्तेदार, जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, पति, ननद, भाभी, इन किसी सदस्य या व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार और उत्पीड़न, जिससे वो महिला शारीरिक मानसिक आघात की ओर अग्रसर होती है। महिला को शारीरिक मानसिक आघात झेलना पड़ता है, ये महिलाओं के प्रति हिंसा है। नंदिता गांधी और नंदिता शाह ने कहा था, महिलाओं के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार आता है, दहेज आता है, पत्नी को यातना, यौनिक हतोत्साहन, संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित करना, ये सब महिलाओं के प्रति हिंसा है। अगर महिला हिंसा के हम उद्देश्य और कारणों का अध्ययन करें तो कुछ प्रमुख बिंदु उभरते हैं। पहला तो यह है, महिला हिंसा के प्रति उद्देश्य का एक उद्देश्य यह है, महिलाओं के प्रति हिंसा का एक उद्देश्य कि धन प्राप्त करना, जैसे दहेज के लिए पत्नी को मारना पीटना ताकि वो दहेज ला सके, पैसा ला सके। एक कमजोर पर सत्ता कायम करना, महिला को कमजोर समझकर उसको मारपीट करके उस पर पुरुष वर्ग द्वारा अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। तीसरा, यौन सुख प्राप्त करना। चौथा, अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विकृति। कुछ पुरुष वर्ग में विकृतियां होती हैं, मानसिक रूप से विकृत होते हैं, तो वो अपनी विकृति को इस तरीके से हिंसात्मक व्यवहार करके पूर्ण करते हैं। तनावपूर्ण पारिवारिक स्थितियां, परिवार में निरंतर आर्थिक स्थिति कमजोर होने थे,
तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित होती हैं, उसका सबसे डायरेक्ट या प्रत्यक्ष खामियाजा महिला को भुगतना पड़ता है। इस कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से अगर हिंसा को हम देखें बांटा गया है। आपराधिक हिंसा, इसमें बलात्कार होता है, अपहरण होता है, छेड़छाड़। घरेलू हिंसा, दहेज के लिए मृत्यु, मारपीट, लैंगिक दुर्व्यवहार करना। और सामाजिक हिंसा, इसमें पत्नी पुत्रवधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, जो है ना कि लड़का होना चाहिए, इसके लिए प्रताड़ित करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना कि विधवा हो गई अब तुम्हारा जीवन नहीं है, सती होना पड़ेगा। दहेज के लिए तंग करना, पारिवारिक संपत्ति में स्त्री को हिस्सा न देना। 3 प्रकार से बांटा गया है कि हर हिंसा को। एक आपराधिक हिंसा, दूसरा घरेलू हिंसा और तीसरा सामाजिक हिंसा। ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे विकास होता गया, महिलाएं कामकाजी होने लगी, कामकाजी महिलाओं के साथ में स्थिति और खराब हुई। जब वो कार्यस्थल में आती है, तो कार्यस्थल में उनके बॉस द्वारा, उनके मालिक जो होते हैं, उनके बॉस जो होते हैं, वो यौन शोषण करते हैं। कई केस आए हैं। मीटू इसी का वर्जन है। मीटू में आपने देखा होगा किस तरह से महिलाओं ने मुखरता के साथ अपने साथ होने वाले यौन शोषण की शिकायत की थी, और काफ़ी चर्चित बड़े बड़े नामी ग्रामी पत्रकार, राजनेता भी इसके शिकार हुए हैं। ये आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है, और समर्पण ना करने की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। झूठे आरोप लगा के नौकरी से निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, या इतना प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से कि वो महिला खुद ही जॉब छोड़ देती है, और इससे उस महिला में हीनता की भावना आ जाती है। और सामान्यतः पुरुष वर्ग का ये अपेक्षा होती है कि स्त्री से वो अपेक्षा करता है कि वो जो भी उसके साथ करेगा यौन संबंधी भद्दे मजाक, छेड़छाड़, आजकल तो SMS का ज़माना है, आज व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, अगर ये सारे भेजे जाते हैं उसे महिला को स्वीकार करना चाहिए और बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये एक स्थिति। अब आपने देखा होगा कि अधिकतर महिलाएं जो हैं भारत भर में रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। ये व्यक्तिगत भी हैं और सामूहिक रूप से भी। निर्भया हत्याकांड हम सभी देख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति हुई थी। कुछ विश्लेषण कराया गया है, कुछ समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है, राम आहूजा ने, तो उन्होंने बताया कि अधिकांश बलात्कार गरीब महिलाओं के साथ होते हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ रेप के केसेस में उनके बॉस जो ऑफिसर रहते हैं वो जिम्मेदार हैं। फैक्ट्री वगैरह में जो काम करने वाली हैं उनमें उनके मालिक या श्रमिक भी शामिल होते हैं। इस तरह अस्पतालों में जो महिलाएं, उनमें जहां अस्पताल के कर्मचारी हैं वो करते हैं। जेल में भी कैदियों के साथ बलात्कार जेल कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी कई घटनाएं आई। आवारागर्दी करने वाली, संदिग्ध हालत में पाई जाने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाते हैं। कुछ यहाँ तक जो पागल, गूंगी, बहरी, अपंग, भिखारिन महिलाएं वो भी इसका शिकार हो रही। डॉक्टर राम आहूजा ने राजस्थान में अध्ययन किया था, तो उन्होंने बताया कि बलात्कार की घटनाएं में हमेशा परिचित लोग रहते हैं, अपरिचित नहीं रहते। कम अपरिचित लोग कम करते हैं, परिचितों के द्वारा ज़्यादा होती है। ये एक व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है और समूह में भी किया जाता है। इसमें महिला को आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है, मौखिक दबाव भी डाला जाता है, मतलब उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो शिकार हो जाती है। इसमें 15 से 20 वर्ष आयु वर्ग में महिलाएं ज़्यादा होती हैं जिनके जो इसका शिकार होती हैं, और सर्वाधिक बलात्कारी 25 से 30 आयु वर्ग के होते हैं। अर्थात आयु इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्टर है। अगर हम देखें आयु का बलात्कार में महत्वपूर्ण स्थान है कि 15 से 20 महिला की आयु जो कि शिकार होती है, और जो शिकारी है जो पुरुष है वो 20 से 30 आयु वर्ग का। इसमें एक और धारणा है कि उन्होंने बताया राम आहूजा ने कि एक धारणा जो थी समाज की वो पूर्णतः गलत है कि महिला अगर विरोध करती है तो उसके साथ बलात्कार नहीं। ऐसा नहीं, अगर कितना भी विरोध करती है लेकिन वो उसको साथ होता है। सुंदर स्त्रियों के साथ होता है, ये भी निर्विवाद है। यहाँ पे सुंदरता मापदंड नहीं है। ये विचार भी सही नहीं कि अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति नहीं, वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। स्वतः भी नहीं होते इनकी कोई, मतलब जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से होते हैं। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती, अग्रिम योजना नहीं होती, स्वतः ही होते हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की जो बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कोरोना काल में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। बहुत से आंकड़े आए हैं कि पारिवारिक हिंसा भी बढ़ी है, घरेलू हिंसा भी बढ़ी है। कोरोना काल में आर्थिक स्थितियाँ भी खराब हुई हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कोविड के कारण जो सभी लॉकडाउन के कारण सभी चीज़ें बंद हो गई,
ऑफिसेज बंद हो गए, कार्यस्थल बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, व्यापार ठप हो गया, तो जो महिलाएं घर में रह रही तो कहीं ना कहीं मानसिक फ्रस्ट्रेशन का शिकार महिलाओं को है। वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति ने तो और बुरी स्थिति ला दी। टेबल पे ही सारे काम हो रहे हैं, टेबल पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सारे काम होते हैं, घर में एक ही है। डिस्टर्बेंस तो स्वाभाविक होगा, क्योंकि ऐसे माहौल के हम लोग तैयार ही नहीं थे कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए एक सेपरेट आइसोलेशन वाला रूम चाहिए जो कि साउंड प्रूफ हो, जिसमें सारी सुविधाएं हो। वो सुविधाएं ना होने के कारण जब वो घर में करते हैं, 2 कमरे के फ्लैट में, 2 कमरे के मकान में करते हैं, तो घर के घरेलू काम के साथ जो हल्ला या जो आवाज़ें आती हैं उससे पीड़ित होते हैं पुरुष। वो अपने काम में उनके विघ्न पड़ता है और उसका वो फ्रस्ट्रेशन, वो उसका सलूशन नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि उसका वो अपनी हिंसात्मक व्यवहार का प्रयोग कर रहे हैं, परिवार पे, महिला पे कर रहे हैं। ये कुछ मुद्दे हैं जो कि घरेलू हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए कई सजेशन है कि महिलाओं को सतर्क होना पड़ेगा, उसको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, उसको अपनी तीसरी आंख खुली रखनी पड़ेगी। घर में अगर अकेली रह रही है और कहीं नौकरी वगैरह के लिए जा रही हैं, अकेली रह रही हैं, तो वो ग्रुप में रहें, अकेले ना रहें। अपनी नेम प्लेट, शॉर्ट नेम का प्रयोग करें और अनावश्यक लोगों से, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा चैटिंग हो रही है, शिकार हो रही है, फेसबुक में फ्रेंडशिप ना करें। जो आपके परिचित हैं उन्हीं को अपनी संख्या फेसबुक फ्रेंड की, व्हाट्सएप में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आप कतई एक्सेप्ट ना करें ऑफर। फेसबुक, व्हाट्सएप में आप दूर रहें, अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखें, उसको ज़्यादा, और किसी की भी अगर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट ना करें। और दूसरी चीज़, ग्रुप में रहें, जो आपके समूह हैं, आपके ग्रुप में ही रहें, और उसके बाहर अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करता है आप उसको ब्लॉक कर दें। और साइबर क्राइम में अधिकतर आप देखा गया है जो शिकार हो रही हैं वो महिलाएं हो रही हैं, उनको ही यौन ताड़ना। अगर कोई आपको गलत मैसेज देता है, अश्लील संदेश देता है, चुटकुले देता है, आप तत्काल उसको ब्लॉक करें और उसको साइबर कैफे में जाके, पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच में जाके उसकी कंप्लेंट करें। अन्यथा धीरे धीरे उसको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रही हैं, आपकी मौन स्वीकृति को वो अपनी स्वीकृति मान लेता है, अपना अधिकार मान लेता है और फिर आपके ऊपर अटैक करता है। तो महिलाओं के प्रति हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है। तो मैंने पहले ही कहा कि 2 दृष्टिकोण है भारत में। एक महिला को पूजने की बात करता है, दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि महिला उसको पूजे। तो महिला उसको जो पूजे, ये वाले दृष्टिकोण को हमें बदलना होगा, हमें बदलाव लाना होगा, तभी समाज में दोनों पहिए बराबरी से चल सकते हैं।